नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और उसमें जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आइए जो जीके जीएस के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जीडी में, आइए उन पर चर्चा करते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है माउंट फ्यूजी जो कि जापान की एक सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की है। तो क्या है? तो ये जो है एक प्रकार की ज्वालामुखी चोटी है। ठीक है, ज्वालामुखी चोटी है। और अभी एक चर्चा में आया था, करंट का आपको प्रश्न बताएं, माउंट एटना जो है वो अभी चर्चा में इसलिए आया था, ये इटली की है। ठीक है, इटली की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये जो है, इसमें जो है एटना जो ज्वालामुखी है उसमें उद्गार होने की संभावना है, इसलिए चर्चा में आया था। आप अगर मेरी करंट की वीडियो देखते होंगे तो आपको ये बात पता होगी। आइए आगे बात करते हैं। आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है उत्पादन के घटक, आपूर्ति के घटक, प्रस्तुति के घटक और बिक्री के घटक। तो ये जो उत्पादन के घटक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा इसका। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, राजस्थान और बिहार। तो ये जो है उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है। ठीक है, लगभग 19 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी उस समय, और अगर वर्तमान में देखी जाए तो 21 करोड़ से अधिक जनसंख्या हो चुकी है। इसकी जो है 2021 की जनगणना जो कराने की संभावना है, 2027 तक पूरी होने की संभावना है, उसमें ये बताया गया था कुछ दिन पहले। आइए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद जो आता है दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या में, तो दूसरे नंबर पे जो आता है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद जो है कौन सा है? तो महाराष्ट्र के तीसरे नंबर पे जो आता है वो कौन सा है? तो बिहार है। ठीक है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे बिहार है और पहले नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सेवा सोच की भावना को अपनाते हुए ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था? तो भाग 9 जोड़ा गया था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यहाँ पे 69वां दिया है, 75वां दिया है, 67वां दिया है और 73वां दिया है। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में। अब 1992 में जो है ये जोड़ा गया था। भाग 9 किससे संबंधित? तो पंचायत से संबंधित है। ठीक है, पंचायत से संबंधित है। अब इसके अलावा अगर बात करते हैं और इसके साथ जो है 74वां संविधान संशोधन होता है, 74वां संविधान संशोधन, तो ये जो है 1992 का ही है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी। अब यहाँ पे जो है इसके द्वारा जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये भी याद रखिएगा। अभी यहाँ पे जो पंचायत की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है पंचायत के गठनों की बात अनुच्छेद 40 में की गई है। और उसके अलावा बात करते हैं, जब पंचायत की बात है तो ये कभी हाल ही में ये इंडेक्स जारी होता है, डिवोल्यूशन इंडेक्स, मतलब कि डीपीआई जारी होता है 10 वर्षों के बाद। पहला जो है 2014 में जारी होता है और जो है इस बार 2025 में जारी हुआ है। तो ये जो है इंडेक्स में क्या बताया गया? तो इंडेक्स में जो है पंचायत की जो है सबसे अच्छी जो है पंचायतों में भाग कहाँ पे कार्य अच्छा हुआ है, तो ये बताया गया। सबसे खराब हुए बताया गया उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश को छोड़कर। समय ये बताया गया कि जो इसमें जो है कार्य नहीं हुआ पंचायतों में। हालांकि उत्तर प्रदेश की 2014 में जब ये इंडेक्स जारी हुआ था तो ये उत्तर प्रदेश का 15वां स्थान था, लेकिन इस बार जो है उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे आ गया है। अगर पहले स्थान पे बात करें, पहले स्थान पे उस इंडेक्स में, डीपीआई इंडेक्स में
तो पहले स्थान पे कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक है, और 5वें स्थान पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरी जो करंट की वीडियो है उसमें मैंने विस्तार से चर्चा किया है। तो आपको इतनी चीज़ें इसके बारे में याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची जो है 1992 में ही जोड़ा गया था, 73वां 74वां संविधान, और 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था वो किसमें जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जो है पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है, ठीक है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर उसके बाद जो है 52 नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान की एक राजपूत राजकुमारी थी। तो ये कहाँ की थी? तो ये जो थी राजस्थान की थी। ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास की नहीं है ये पूछा है, ठीक है, कालिदास की नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। नीति सार जो है वो कालिदास की नहीं, नीति सार जो है कामंद की है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, बाकी जो है कालिदास की रचना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 65 दिया है, 70 दिया है, और जो है 60 दिया है, 55 दिया है। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है, तो ये जो है अनुच्छेद 60 से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 60। और अनुच्छेद 65 की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि जब प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, जब उपस्थित मतलब अब्सेंस होता है, ठीक है, अब्सेंट होता है, तो क्या होता है, तो उस समय जो है ये व्यवस्था की गई है कि इसमें, तो अनुच्छेद 65 में ये कहा गया कि जब राष्ट्रपति अब्सेंट होगा तो उस समय जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो ये जो है अनुच्छेद 65 में कहा गया है। अनुच्छेद 60 में जो है शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है, ठीक है, अनुसूची 3 संबंधित है शपथ और प्रतिज्ञा से। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि राष्ट्रपति से अनुच्छेद कौन सा संबंधित, तो राष्ट्रपति से अनुच्छेद 52 संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 52। और यहाँ पे जो है अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रपति जो होता है वो किसका प्रमुख होता है, तो कार्यपालिका, जो संघ की कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख होता है, संघ की कार्यपालिका का। उसके बाद अगर बात करते हैं जो राष्ट्रपति को ही कौन शपथ दिलाता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, वो शपथ दिलाता है। अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो उस समय जो है कौन चलाएगा, उस समय जो है देश को कौन चलाएगा, कौन कार्य करेगा राष्ट्रपति के पद पर, तो वो है जो सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, वो कार्य करता है राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, और बाकी जो है राष्ट्रपति भी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसको भी शपथ दिलाता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपने राष्ट्रपति के बारे में स्पेशली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन वाइज भी वीडियो कराई है और डिटेल में भी वीडियो कराई है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। आगे दिया है, कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो यहाँ पे दिया है पाली दिया है, प्राकृत दिया है, हिंदी दिया है और संस्कृत दिया है। तो ये जो है संस्कृत में लिखा था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को यहाँ पे दिया है किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं जो डीपीएसपी है, ठीक है, डीपीएसपी है, मतलब राज्य के नीति सिद्धांत है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है भाग 4 में और अनुच्छेद जो है 36 से 51 संबंधित है, ठीक है, इतना चीज याद रखिए, इसका उल्लेख यहाँ पे मिलता है। और अगर बात करते हैं कि इसको जो राज्य के नीति सिद्धांत हैं ये जो है किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि अगर बात करते हैं जो राज्य के, देखिए राज्य आ रहा तो स्टेट, जब स्टेट चाहेगा
तो वो अपने स्टेट में लागू कर सकता है। ये जो है राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लागू करेगा या नहीं करेगा। तो ये जो है राज्य के ऊपर है, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते राज्य के नीति सिद्धांत। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि राज्य के नीति सिद्धांत जब बात आई है तो ये जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकते। अगर पूछ ले जाए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, तो न्यायालय द्वारा वो लागू कराए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन राज्य के नीति सिद्धांत नहीं लागू कराए जा सकते। इतनी चीज़ आपको एक कंपेयर में पूछा जाता है। उसके अलावा बात करते हैं जो डीपीएसपी हैं उसमें कुछ अनुच्छेद जो हैं महत्वपूर्ण बन जाते हैं, अनुच्छेद कुछ पूछे जाते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 40, जो अनुच्छेद 40 है वो पंचायत के गठन से संबंधित है। ठीक, पंचायत गठन के संबंधित है। फिर पूछा जाता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो देखिए जो है यूसीसी से संबंधित, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और ये अभी चर्चा में आया था क्योंकि देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला, तो ये चर्चा में आया था, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं कि अनुच्छेद 48, तो अनुच्छेद 48 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 48 में कृषि, ठीक है, कृषि और पशुधन की बात की गई है। कृषि और पशुधन की बात की गई है। और अनुच्छेद 48 ए में बात करें तो पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। ठीक है। और अनुच्छेद 49 की बात करें तो जो भी इमारतें हैं, जो भी स्मारक हैं, उनका संरक्षण करने की बात जो है की गई है, संरक्षण की बात की गई है। उसके अलावा बात करते हैं कि अनुच्छेद जो 50 है, अनुच्छेद वो जो 50 है उसमें किसकी बात की गई, तो अनुच्छेद 50 में जो है, अनुच्छेद 50 में बात की गई कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई है। ठीक है, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण की बात की गई है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 51 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 51 में जो है किसकी बात की गई, तो अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको, ये अनुच्छेद कुछ महत्वपूर्ण बन जाते हैं, पूछे जरूर जाते हैं। तो इतने अनुच्छेद जो डीपीएसपी भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। उसके अलावा बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है हमारी। फंडामेंटल ड्यूटी मतलब कि मूल कर्तव्य, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में जो है भाग 4 का में मिलता है, भाग 4 का में। और उसके अलावा बात करते हैं कि अनुच्छेद जो है 51 का संबंधित है। और फंडामेंटल ड्यूटी हमारी कितनी है, तो ये जो है कितनी है, तो ये 11 है। ठीक है, 11 है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास के उद्देश्य से पारित एक घोषणा एजेंडा 21 का अर्थ क्या है, तो 21 का अर्थ ये है कि जो है 21वीं शताब्दी से संबंधित है। ठीक है। अब पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ पे होता है, तो रियो डी जेनेरियो में होता है। ठीक है। और ये कहाँ प्लेस है, तो ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील, रियो डी जेनेरियो, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इतनी चीज आपको पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी। तो यहाँ पे बताना तृतीयक में, चतुर्थ में, द्वितीयक में, प्राथमिक में। तो ये प्राइमरी में थी, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, प्राथमिक में थी, याद रखिए। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश था, अभी पीछे चर्चा कर ही चुके हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति के अंतर्गत उल्लिखित है। तो यहाँ पे बताना जो उच्च न्यायालय उसकी जो है रिट जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में बताई गई है। अब यहाँ पे अनुच्छेद दिए हैं, अनुच्छेद 230 दिया, अनुच्छेद 226 दिया, अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 233। तो ये रिट जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 226 में मिलती है। इसका जो है अनुच्छेद 226 में ये जो शक्ति दी गई है किसको, तो उच्च न्यायालय को, कि वो रिट जारी कर सकता है। ठीक है, रिट जारी कर सकता है। और अगर बात करते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय उसको जो है कौन से अनुच्छेद में शक्ति दी गई,
तो वो अनुच्छेद 32 में दी गई है, ठीक है। और उच्च न्यायालय को जो है अनुच्छेद 226 में दी गई है। दोनों को याद रखिएगा। अगर यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 6 में किया गया है, ठीक है। राज्य का उल्लेख भाग 6 में किया गया है, ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद, तो अनुच्छेद जो है 214 से 231 संबंधित है, ठीक है। याद रखिए उच्च न्यायालय से। पहले जब भारतीय मूल संविधान था उसमें ये कहा गया था कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन फिर क्या होता है, एक 7वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा ये व्यवस्था की गई कि एक ही उच्च न्यायालय जो है एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, ठीक है। अगर बात करते हैं उच्च न्यायालय वर्तमान में कितने हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। अगर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है, जितने भी नए जो हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं उनकी मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। बाकी अगर बात करते हैं उच्च न्यायालय की, तो उल्लेख यहाँ पे मिलता है अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है कि जो है गठन और शक्ति की बात उच्च न्यायालय की गई है। अगर पूछ लिया जाए उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञान की बात किस में की गई है, तो अनुच्छेद जो है 219 में की गई है, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि संघ राज्य उच्च न्यायालय की बात जो है किस में की गई है, तो अनुच्छेद 241 में की गई है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय की आपको इतने अनुच्छेद याद रखने हैं। बाकी अगर बात करते हैं, अब यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात हो गई, तो सर्वोच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो है 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए संजीव खन्ना जी, तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है, संजीव खन्ना जी। उसके अलावा अगर बात करते हैं संजीव खन्ना के बाद जो उच्च न्यायालय का भारतीय संविधान में उल्लेख अनुच्छेद 124 में मिलता है, ठीक है, अनुच्छेद 124 में, और इसको रिट जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 32 में मिलती है, ठीक है। और बताए तो अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जो है संविधान की आत्मा माना है अनुच्छेद 32 को, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 32। अब यहाँ पे जो है इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको जो है उसकी व्यवस्था किसमें की, तो अनुच्छेद 124 के खंड 2 में जो है राष्ट्रपति द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, उसकी नियुक्ति की जाएगी, ये बताया गया है खंड 2 में। अब यहाँ पे जो है इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। और सर्वोच्च न्यायालय की जो न्याय की देवी थी उसकी प्रतिमा में भी परिवर्तन कर दिया। पहले आंखों की पट्टी थी उसको हटा दिया गया है, अब उसकी जो है जहाँ पे तलवार थी उस हाथ में जो है संविधान भारतीय संविधान की बुक दी गई है, तो ये परिवर्तन किया गया। उसके अलावा बात करते हैं जो उच्च न्यायालय का ध्वज है उसका भी नया अनावरण किया गया था। अगर बात करते हैं ध्वज में, तो ध्वज में जो है नीले कलर का ध्वज है, पूछा भी गया है प्रश्न और आगे पूछा भी जाएगा। उसमें जो है एक चक्र ऐसा बनाए और उसमें जो अशोक चक्र बनाए ऊपर, और फिर संविधान भारतीय संविधान की बुक है उसके ऊपर बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, तो इस तरीके से बनाए। और उसमें जो है यहाँ पे कलर ही पूछा गया है तो कलर नीले कलर का है। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगर आपने उच्च न्यायालय के बारे में न्याय और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो मैंने स्पेशली क्लासें नहीं, मेरी पॉलिटी की सभी क्लासें पढ़ी हुई हैं, पूरा कोर्स है पॉलिटी का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था, तो यहाँ पे दिया है 1757 से 1810, 1723 से 1734, 1813 से 1830 और 1848 से 1856। तो ये जो है 1848 से 1856 के बीच था। और राज हड़प नीति जो है इसी से संबंधित इसी ने चलाई थी, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है कोणार्क का सूर्य मंदिर के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो यहाँ पे श्वेत पैगोडा दिया है, काला पैगोडा दिया है, कांस्य पैगोडा दिया है, स्वर्णिम पैगोडा दिया है। तो ये जो है काला पैगोडा माना जाता है, ठीक है। और कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे, तो उड़ीसा में स्थित है। अभी इसको जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था 1984 में, ठीक है, 1984 में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं यूनेस्को की। आइए, तो यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में है, ठीक है, पेरिस में।
अब दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है कि पेरिस में, ठीक है। और अगर बात करते हैं 2024 में जो यूनेस्को की सूची में एक स्थल और शामिल किया गया, मोइदम। मोइदम, ठीक है, आपको करंट का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है मोइदम कहाँ का स्थल है, तो असम का है। और असम का जो है पहले भी 2 स्थल हैं, लेकिन ये जो है सांस्कृतिक स्थल है। कैसा स्थल है, तो सांस्कृतिक स्थल है, ठीक है, सांस्कृतिक स्थल है। और पूर्व उत्तर भारत का पहला जो है सांस्कृतिक स्थल जो है मोइदम है, असम का स्थल है। हालांकि असम के 2 स्थल और हैं। कौन कौन से? असम के 2 स्थल जो है काजीरंगा, काजीरंगा और जो है मानस, ठीक है, मानस। ये दोनों जो है स्थल पहले से शामिल थे, 1985 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है, असम के। लेकिन ये कैसे स्थल है, ये प्राकृतिक स्थल है और ये जो सांस्कृतिक स्थल है, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। जब प्राकृतिक स्थल और सांस्कृतिक स्थल याद रखिएगा, तो यहाँ पे जो है पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थल कौन कौन से हैं। तो मोइदम जो है सांस्कृतिक स्थल है और काजीरंगा मानस जो है प्राकृतिक स्थल 1985 में शामिल होता है और मोइदम को 2024 में शामिल किया है। इसको हाल जनवरी के टाइम पे अभी हाल ही में 2025 में प्रमाण पत्र दिया गया है, तो इसलिए फिर से चर्चा में आया था। अगर आपने मोइदम के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि भारत में अब कितने स्थल हो चुके हैं, 43 स्थल हो चुके हैं, ठीक है, 43 स्थल हो चुके हैं। अब 43 स्थल हो चुके हैं, अगर पूछे सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पे हैं, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो है इटली के स्थल हैं, इटली के स्थल हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं, हाल ही में अभी एक अधिसूचना ये जारी हुई है यूनेस्को के द्वारा कि जो है जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की जो गोल्ड फील्ड्स एक जो है स्थल है, वो उसको भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाएगा, ये बताया गया है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको करंट की याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत में के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है राष्ट्रीय एकता दिवस जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो यहाँ पे दिया इंदिरा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मदर टेरेसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है जन्मदिन पर एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं की जो है स्टेचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, ठीक है, नर्मदा नदी में, कहाँ पे, तो गुजरात में, ठीक है। एक राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अब आपको कमेंट करके बताना है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये प्रश्न देखिए, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। उसके अलावा बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो इनको जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। और इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है भारत की प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री रही हैं। उसके अलावा बात करते हैं कि 14 और 13 तारीख ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है कि पहली महिला जो है, ठीक है, पहली महिला विदेश मंत्री कौन है, ठीक है, विदेश मंत्री। ये अभी चर्चा में इसलिए आई थी, और पहली महिला, ठीक है, पहली महिला ही जो है राज्यपाल। ये जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये दोनों लोग चर्चा में इसलिए आए थे क्योंकि 13 फरवरी को राज्यपाल का जी का जन्म होता है। जो राज्यपाल भारत की पहली महिला रही थी सरोजिनी नायडू, कौन रही थी, तो सरोजिनी नायडू रही थी, सरोजिनी नायडू, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं विदेश मंत्री, तो ये जो है सुषमा स्वराज, ठीक है, सुषमा स्वराज। इनका जो है 14 फरवरी को, ठीक है, 14 फरवरी को जन्मदिन होता है, और इनका जो है 13 फरवरी को होता है। तो दोनों ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। उसके अलावा बात करते हैं लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही थी, तो वो रही थी मीरा कुमार रही थी। और अगर बात करते हैं कि भारत की प्रथम महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन रही थी, तो फातिमा बीबी रही थी, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं सुषमा स्वराज ही जो है दिल्ली अभी चर्चा में भी है, और दिल्ली की जो है सीएम
सीएम पहली महिला रही हैं, ठीक है, पहली सीएम रही हैं, तो इनका नाम भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको याद रखिए। और इनका जन्म होता है अम्बाला, ठीक है, अम्बाला में जन्म होता है। अगर आप मेरी डेली की करंट की वीडियो देखते होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक नहीं है ये पूछा है। तो यहाँ पे कैलोरी दिया है, एम्पियर दिया है, न्यूटन दिया है, ओम दिया है। तो ये जो है कैलोरी नहीं है, ठीक है, कैलोरी नहीं है। अगर बात करते तो ऊष्मा का मात्रक है, ठीक है। बाकी जो है एसआई मात्रक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार की आयु तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। तो यहाँ पे बताना है कि जो मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है वो कौन से और कब तक की जो है, कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी और कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये सभी चीज़ें चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। उसके अलावा बात करते हैं कौन सा संविधान संशोधन होता है। तो ये संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 का अधिनियम है, इसके द्वारा ये व्यवस्था की गई, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके अलावा अगर बात करते हैं जो हमारा जो है फंडामेंटल राइट है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। अब फंडामेंटल राइट जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है, तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में। और अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। अगर पूछ लिया 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। उसके बाद के 6 से कम के बच्चों के लिए जो है अनुच्छेद कौन सा संबंधित है, उसकी व्यवस्था जो है अनुच्छेद 45 में की गई है। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। और बात करते हैं आगे। अगर बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट वर्तमान में कितने, तो वर्तमान में 6 हैं, लेकिन पहले कितने थे, 7 थे। जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था, कब का, तो 1978 का। इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, किसका, तो जो प्रॉपर्टी का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार, उसको जो है संपत्ति का अधिकार इसको जो है क्या कर दिया गया, इसको जो है विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा 1978 का अधिनियम के द्वारा विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। और इसको कौन से अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब जो है फंडामेंटल राइट कितने हैं, तो ये 6 हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पेका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बताना है पेका नृत्य के लिए कौन सा राज्य जो है प्रसिद्ध है। तो तमिलनाडु दिया है, मणिपुर दिया है, केरल दिया है, उड़ीसा दिया है। तो ये जो है उड़ीसा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य की बात आती है तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो 8 हैं। 8 हैं, कितने हैं, तो 8 हैं शास्त्रीय नृत्य। 8 कौन कौन से, तो मोहिनीअट्टम और कथकली। ये दोनों जो नृत्य हैं वो कहाँ के हैं, तो ये जो है केरल के हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं शास्त्रीय असम का है, ओडिसी तो उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा का। फिर बात करते हैं मणिपुरी, तो मणिपुर का है। मणिपुरी जो है वो कहाँ का है, तो मणिपुरी जो है मणिपुर का है। मणिपुर अभी चर्चा में है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ठीक है। अगर आपने राष्ट्रपति शासन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं ओनली कथक की, तो ओनली कथक की अगर बात करते हैं तो कथक कहाँ का है, तो कथक जो है उत्तर प्रदेश यूपी का है, ठीक है, यूपी का है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी जो है कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश है।
इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। एक जो है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। तो ये जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये पूछे जरूर जाते हैं, कभी कभी मैचिंग में दे देता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो यहाँ पे सेशल्स दिया है, मॉरिशस दिया है, मालदीव दिया है, इंडोनेशिया दिया है। तो ये जो है किसका है? तो ये जो है इंडोनेशिया के हैं। और इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप वाला देश भी माना जाता है। इसमें लगभग 17,500 द्वीप हैं। ठीक है, जावा द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है इसका, इंडोनेशिया का। और इंडोनेशिया इसलिए भी चर्चा में है, जो हमारा अभी गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया है। ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह में जो है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे प्राबोवो सुबियांटो। ठीक है, 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसलिए भी चर्चा में आया था। और इनके जो प्रेसिडेंट आए हुए थे। और इंडोनेशिया इसलिए भी चर्चा में आया था क्योंकि इंडोनेशिया जो है, जो ब्रिक्स है, ठीक है, जो ब्रिक्स है उसमें भी शामिल किया गया है। ठीक है, ब्रिक्स का 10वां देश बन चुका है इंडोनेशिया। ठीक है, 10 देश हो चुके हैं ब्रिक्स में। अगर आपने इंडोनेशिया के बारे में स्पेशली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इंडोनेशिया की अगर जकार्ता राजधानी जो है जकार्ता है। ठीक है, और उसके बाद मुद्रा जो है रुपया है इसकी। इतनी चीज़ आपको याद रखना, इस्लामिक कंट्री है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया के बारे में इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा अगर अधिक जानकारी के लिए आप इंडोनेशिया के बारे में वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाके। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो यहाँ पे दिया है पूर्वी यूरोप दिया है, दक्षिण एशिया दिया है, मध्य अमेरिका दिया है, अरब प्रायद्वीप दिया है। तो ये जो है मध्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका अभी चर्चा में रहा है। ठीक है, अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिका की मुद्रा जो है डॉलर है। ठीक है, और वाशिंगटन डीसी जो है इसकी क्या है? वाशिंगटन डीसी जो है इसकी क्या है? राजधानी है। उसके अलावा बात करते हैं इसके जो है 47 नंबर के, 47 में क्या बने? तो प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट कौन बने? तो ट्रंप जी बने, डोनाल्ड ट्रंप। इनका नाम तो सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, इनका नाम तो सभी पढ़े होंगे। ठीक है, 47 में बने हैं प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो इसलिए भी अमेरिका चर्चा में है। और अमेरिका ने जो है WHO है उससे अलग होने की बात कर ली है, तो इसलिए भी चर्चा में अमेरिका अभी हाल ही में भी चर्चा में। और अमेरिका में जो है अभी हाल ही में जो है मोदी जी ने भी यात्रा की है अमेरिका में, तो इसलिए भी चर्चा में है। तो यहाँ पे जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।